जय हिंद। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले हमें इसे समझना होगा, है ना, और उसके बाद हम इसमें जो टर्म्स या टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे। देखिए, प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रीएम्बल। देखिए, अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि आदि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आविर्भाव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ है। यही कारण है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका कहकर भी संबोधित किया जाता है। प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की ली गई है, जो कि एक लिखित संविधान है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पर ऑस्ट्रेलियाई संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव है। यानी कि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए। प्रस्तावना क्या है, अब हम इसे समझते हैं कि प्रीएम्बल में क्या लिखा गया है। तो प्रीएम्बल है प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि प्रस्तावना के मुख्य तत्व: संविधान का स्रोत हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता है। संविधान का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और संविधान का उद्देश्य है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करना, दिलाना। संविधान स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, डैश 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 आखिरी में लिखा हुआ है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब यह है कि अर्थात भारत के लोगों द्वारा ही इस संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित अर्थात अपने ऊपर लागू किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सॉवरेन, इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों में बिना किसी बाह्य दबाव एवं प्रतिबद्धता के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आंतरिक मामले इसमें हैं और बाह्य मामले। आंतरिक मामलों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक मामले, और बाह्य मामलों में वैदेशिक मामले हैं, जैसे कि मित्र, शत्रु और संधि।
राष्ट्र कुल स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ एवं संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संगठनों की सदस्यता बनाए रखने के कारण भारत पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के विरुद्ध आक्षेप लगाया जाता है। राष्ट्रमंडल में ब्रिटिश क्राउन को केवल प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता के प्रतीक स्वरूप स्वीकार किया गया है। इसके अतिरिक्त कई वैश्विक संगठनों से जुड़ना भारत की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। साथ ही इन संगठनों द्वारा जारी नियम भारत पर बाध्यकारी भी नहीं हैं और भारत स्वेच्छा से ऐसे संगठनों की सदस्यता का परित्याग कर सकता है। नेहरू जी का उक्त कथन यह स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकेगा, सभी प्रकार के आक्षेपों का खंडन करता है। समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट। समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें समानता के लगभग प्रत्येक आयाम प्रतिलिखित होते हैं, चाहे वह संपत्ति या संसाधनों की समानता से संबंधित हो या फिर समाज में प्राप्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के सन्निकट है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है? लोकतांत्रिक समाजवाद नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व के लक्षण मौजूद हैं। भारतीय समाजवाद में निम्नलिखित तत्व है। सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त है। आय और जीवन स्तर की असमानता यानी कि गरीबी और बीमारी को कम करना। संपत्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकना। मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना। योजना आयोग पूर्ववर्ती था एवं वर्तमान में जो नीति आयोग है वह एक लोकतांत्रिक समाजवाद के उद्देश्यों की प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। पंथ निरपेक्ष का मतलब है सेकुलर, यानी कि सेकुलर जो है उसका क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष। देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान में यह शब्द भले ही ना रहा हो, किंतु भारतीय समाज प्रारंभ से ही अपनी बहुसांस्कृतिक विरासत को सौहार्दपूर्ण तरीके से संजोए हुए है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव है, अर्थात राज्य का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त हुआ है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। किसी भी धर्म ग्रंथ की तुलना में संवैधानिक सर्वोच्चता को वरीयता प्राप्त है। यही कारण है कि बहुधर्मावलंबी भारतीय समाज में प्रत्येक धर्म के प्रति समान आदर एवं सौहार्दपूर्ण व्यवहार परिलक्षित होता है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय है शासन संचालन की शक्ति या संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। लोकतंत्र एक प्रक्रियागत प्रणाली है जिसमें नवीन आयाम जुड़ते चले जाते हैं और व्यवस्था को अधिक जीवंत बनाते हैं। देखिए, लोकतंत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता शासन में सीधे भागीदारी निभाती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता के पास कुछ ऐसे प्रमुख औजार या शस्त्र हैं जिनका प्रयोग कर लोकतंत्र और निखरता है। ये हैं जैसे कि परिप्रेक्षा, पहल, इनिशिएटिव, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल, जनमत संग्रह यानी कि प्लेबिसिट आदि। ये जो हैं वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ औजार हैं। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अर्थात मंत्रिपरिषद अपने समस्त कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी एवं जवाबदेह होती है। संविधान की प्रस्तावना में लिखित लोकतांत्रिक शब्द में न केवल राजनीतिक लोकतंत्र शामिल है, बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में
दिए भाषण में कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। गणराज्य यानी कि रिपब्लिक एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख जो होता है वह परोक्ष रूप से यानी कि सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। गणराज्य या रिपब्लिक एक गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। भारत का राष्ट्रपति लोगों द्वारा परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट वे में चुना जाता है तथा मंत्रिपरिषद की सहायता से देश के शासन को संचालित करता है। दूसरे शब्दों में गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता राज्य की बजाय देश की जनता में निहित होती है। न्याय यानी कि जस्टिस न्याय के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शामिल है। ये तत्व रूसी क्रांति से प्रेरित है। प्रत्येक पक्ष में न्याय का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार से है। किसी वर्ग के विशेषाधिकारों का उल्लंघन न हो ताकि शांतिपूर्ण व समृद्ध राष्ट्र की रचना हो सके। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति की गतिविधियों पर किसी प्रकार के प्रतिबंध का निषेध तथा उसे संपूर्ण विकास के अवसर उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान की उद्देशिका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की उद्घोषणा करती है। मूल अधिकारों के माध्यम से इन्हें सुनिश्चित किया गया है तथा इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है। समता यानी कि इक्वालिटी संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख किया गया है, जिसका तात्पर्य समाज में किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध कराने से है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के 3 आयाम शामिल हैं: सामाजिक समानताएं, राजनीतिक समानताएं और आर्थिक समानताएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता की बात की गई है, जिसके अनुसार देश का प्रत्येक नागरिक विधिक रूप से लिंग, वंश, जाति, धर्म आदि के भेदभाव से दूर संविधान के समक्ष समान है। उनके लोक नियोजन में भी इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता और ना ही सार्वजनिक स्थानों पर अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 व 18 में इसका उल्लेख है। बंधुत्व यानी कि फ्रैटर्निटी बंधुत्व का अर्थ है सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता तथा मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 का में उल्लिखित हैं के माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्यक्ति की गरिमा यानी कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप से भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। प्रस्तावना में उल्लिखित इस शब्द के निहितार्थ को सुनिश्चित करने हेतु मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को व्यापकता प्रदान की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन बहुलवादी सांस्कृतिक विरासत के साथ भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। अतः मौलिक कर्तव्यों के तहत प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया कि वे अपने राष्ट्र की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में एकता शब्द के स्थान पर एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना की उपयोगिता द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रियम्बल प्रस्तावना संविधान के विस्तृत विवरण का संक्षिप्त स्वरूप है। यह संविधान की आत्मा है। इससे संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। इसमें राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मूल्यों का उल्लेख है।
प्रस्तावना का महत्व यह भी है कि जब कोई अनुच्छेद स्पष्ट हो और उसका ठीक ठीक अर्थ जानने में कठिनाई हो तो स्पष्टीकरण के लिए प्रस्तावना की भाषा का सहारा लिया जा सकता है। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। डॉक्टर के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों का उल्लेख है। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, वेदर द प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। बेरुवारी संघ मामले 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है क्योंकि यह न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध ही लगा सकती है। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके पश्चात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले 1964 में न्यायमूर्ति माधोलकर द्वारा प्रस्तावना के संविधान के अंग न होने के विषय में उच्चतम न्यायालय के पूर्व के निर्णय पर विचार किए जाने की जरूरत पर ध्यान आकर्षित किया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले 1967 में प्रस्तावना के विषय में कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। अंततः केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों द्वारा वाद विवाद के पश्चात प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। प्रस्तावना परिवर्तनीय संशोधनीय है या नहीं, वेदर द प्रीएम्बल इज कन्वर्टिबल और अमेंडेबल और नॉट। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत से संबंधित वाद है ना, इसमें संशोधन से संबंधित वाद जिसमें यह माना गया कि प्रस्तावना जो है वह संशोधनीय है। जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह माना गया। अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना संशोधनीय है लेकिन मूल ढांचे से संबंधित विषयों में संशोधन संभव नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह माना गया। देखिए, बेरुवारी संघ केस 1960 में यह माना गया कि प्रस्तावना जो है वह संशोधनीय नहीं है। इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान का भाग नहीं है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। यह बेरुवारी संघ केस 1960 में माना गया। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह अभी निर्धारित किया कि उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो आधारभूत ढांचे से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 से 1799 ईस्वी तक चली थी वहाँ से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्वों को 1917 की रूस की क्रांति से लिया गया है। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 प्रकार के राज्यों की संकल्पना आती है। जैसे नास्तिक राज्य, राज्य जो सभी धर्मों का विरोध करता हो वह नास्तिक राज्य होता है। सैद्धांतिक राज्य, एक ऐसा राज्य जिसका अपना विशेष धर्म हो, जैसे कि श्रीलंका का। धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक ऐसा राज्य जो धर्म के मामले में तटस्थ रहता हो, अर्थात जिसका कोई विशेष धर्म ना हो, जैसे कि भारत। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का ऑडियो आर्टिकल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।